हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। चलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब जो है ना वो क्या रहेगा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 2024 का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है केमिस्ट्री फील्ड के अंदर। तो केमिस्ट्री फील्ड के अंदर जो नोबेल प्राइज़ एक्चुअली मिला है वो 3 लोगों को मिला था। एक मिला है डेमिस हासाबिस को, एक मिला है डेविड बेकर को, एक मिला है जॉन जंपर को। ठीक है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, बेकर से बिकर याद कर सकते हो। बिकर में कुछ डाला और बिकर में कुछ डालने के बाद में कुछ नया एक्सपेरिमेंट हुआ तो वो जंप करने लग गए। ठीक है ना। उसके अंदर मॉलिक्यूल जंप करने लग गए और मॉलिक्यूल जंप करने लग गए तो लोग देख देख के उसको हंसने लग गए। हासाबिस हंसने लग गए। बिकर में कुछ डालने से मॉलिक्यूल जंप किए, जंप करके लोग हंसने लग गए। और ये बिकर वाला कंसेप्ट केमिस्ट्री में ही आता है। ऐसे आप लिंक बना सकते हो। और आपको ये पता होगा कि जो नोबेल प्राइज़ है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। कितने फील्ड में मिलता है? 6 फील्ड में मिलता है। 1901 से इसे देना स्टार्ट किया था, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इसको सेटअप किया गया है। और 6 फील्ड कौन कौन से हैं? एक फील्ड है फिजिक्स का, एक है केमिस्ट्री का, एक है मेडिसिन या फिजियोलॉजी का, एक फील्ड है इसके अंदर इकोनॉमिक्स का, एक है लिटरेचर का और एक है पीस यानी कि शांति का। शांति का नोबेल प्राइज़ एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओस्लो में दिया जाता है, ध्यान रखना, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। बाकी मिलते हैं ये स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। इस बार नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? एक जापानीज संस्था है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका निहोन। ठीक है ना, नियॉन हिंडनक्यो। ठीक है ना, नियॉन हिंडनक्यो इसका नाम है। इन्होंने दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन फ्री कंट्री बनाने के टारगेट पे चल रहे हैं। ये याद रखना आप लोग। एक ही जापानीज संस्था को मिला है। लिटरेचर में भी एक ही पर्सन को मिला है। लिटरेचर पे किसको मिला है? ये मिला है हैनकांग को मिला है। लिटरेचर के अंदर हैनकांग को मिला है, याद रखना आप लोग। तो टोटल 6 फील्ड है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, इतने इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के अंदर वैसे हॉपफील्ड को मिला है, हिंटॉन को मिला है। फिजिक्स के अंदर हिंटॉन और हॉपफील्ड को मिला है। ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे एक और आपका जैसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन है, उसके अंदर विक्टर को मिला है, विक्टर को और गैरी को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकिन को मिला है। तो ऐसे टोटल 6 फील्ड में मिले हैं। ये आपको सारे याद तो हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट पीस वाला जरूर याद रख लेना, निहॉन हिंडन क्यों है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि हर साल कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट किया करते हैं। ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के मंडोरा गांव में ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्रवाई समूह, जिसको आप लोग कहा करते हो क्या, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, RUTAG, स्मार्ट विलेज सेंटर का शुभारंभ किया है? स्मार्ट विलेज सेंटर वॉज लॉन्च्ड इन मंडोरा गांव। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। हरियाणा के सोनीपत के गांव मंडोरा में ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्रवाई समूह RUTAG स्मार्ट केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इससे क्या होगा? इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजमर्रा की चुनौतियों को हल करने के लिए है ये। जैसे पशु हस्तक्षेप को रोकना है, जानवर आते हैं, डांगर आते हैं, कहने का मतलब खेतों में। हाँ, इसके अलावा जैविक खेती को बढ़ावा देना, बेकरी उत्पादन को बढ़ावा देना, छोटे व्यवसायों को समर्थन करना, किसान, कारीगर, ग्रामीण उद्यमी, इन जितने भी हैं इनको सबको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाना। और इसके अलावा जो है ना, इनको खेती के लिए सैटेलाइट का डेटा देना, कितने खेत जो है उनके अंदर, खेतों का जो आपका सैटेलाइट कंप्लीट मतलब डेटा, कितने खेतों के अंदर कौन सी फसल बोई गई है, ये वगैरह सारा डेटा। इसके अलावा आपका पानी चोरी होती है उसको रोकने के लिए जल निगरानी किट है, सोलर एनर्जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब इंटरनेट से डिवाइस को ऑन ऑफ करना, जैविक उर्वरक वगैरह है, इन सभी टेक्नोलॉजी को पेश करना। ये इसीलिए लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। और इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता भी की जाएगी इस टेक्नोलॉजी से, और रिन्यूएबल एनर्जी पे भी हम फोकस करने वाले होंगे। तो ऐसे कई सारे काम हैं हम लोग ये करने वाले हैं। साथ में इसमें IIT मद्रास का भी सहयोग लेने वाले हैं हम लोग। ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, यहाँ पे ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन और श्रम मंत्रालय के साथ में मिलके इस पहल को स्टार्ट किया जा रहा है आपका। और ये जो पहल है वैसे 2004 से ही चल रही है। ये 2004 की स्टार्ट की गई पहल है, लेकिन हरियाणा में अभी रिसेंटली इसको एक्टिवेट किया गया है।
अन्नदाताओं के लिए सौगात है। हरियाणा में रबी फसल सीजन 2024-25 के लिए 5,990 पर क्विंटल निर्धारित की गई है। सरसों की एमएसपी, सरसों की खरीद जो सरकारी खरीद है वो 15 मार्च से स्टार्ट होगी। खरीद के लिए 108 मंडियां हैं वो निर्धारित की गई है हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में कितने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन पे समझौता हस्ताक्षर हुए, मतलब एमओयू हुआ है। टोटल जो है ना इसके अंदर अभी रिसेंटली 9, ठीक है ना, 2 नहीं माफ करना, 9 यूनिवर्सिटी के साथ में जो है ना ये एमओयू हुआ है अभी। तो हरियाणा सरकार और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में 9 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के एक संघ के बीच 18 फरवरी को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक समझौता हुआ है। ये समझौता बेसिकली किसके लिए? बागवानी क्षेत्र के अंदर हमें इनोवेशन लाने के लिए है। ये बागवानी पोस्ट हार्वेस्ट और कोल्ड चेन के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा हरियाणा में, ताकि हरियाणा में जो बागवानी की फसल है उसको बर्बादी को कम किया जा सके, कोल्ड चेन प्रॉपर सेटअप हो सके, हार्वेस्ट प्रथा है वो थोड़ी अलग हो सके, स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन हब हो सके, इनोवेशन में बढ़ावा मिल सके। तो इसी के लिए ही है। तो मेनली बागवानी फसलों के लिए हरियाणा में यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन ये सेटअप किया जाएगा। इसी के लिए ही बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के साथ समझौता हुआ है। ये याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बागवानी फसलों के लिए क्या है आपका? हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन ये सेटअप किया जाएगा आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब न्यूज में है ये क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले की रहने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होगी? तो रेखा गुप्ता हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली है, जींद के जुलाना की है। वैसे विनेश फोगाट यहाँ के विधायक बनी, तो ये न्यूज में खूब था पिछले कई दिनों से, और अभी भी न्यूज में आ गया है। जुलाना से इनका संबंध था। दिल्ली की नई सीएम है। आज ये दिन में 12 बजे इन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री के पद पे, और सीएम चुने जाने के नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक जो ओपी धनखड़ है, इन्होंने रेखा गुप्ता को शगुन भी दिया, और जींद के जुलाना में जश्न भी मनाया गया। और इसके अलावा जो है ना ये याद रखना है आपको, रेखा के दादा आड़ती और पिता बैंक मैनेजर है। रेखा स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में आ गई थी। कॉलेज टाइम से राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस से जुड़ी थी, और इसी वजह से आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे भाजपा ने फिर मान भी लिया। भाजपा के 21 राज्यों में सरकार है, मगर कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। नए सीएम की शपथ लेते ही रेखा गुप्ता भाजपा की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बन जाएगी है। और इन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया है ये। और दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है ये। वैसे रेखा गुप्ता पुश्तैनी गांव है इनका नंदगढ़ जो है ना जींद के जुलाना हलके में है, और दादा मनीराम और परिवार के लोग यहीं पे ही रहते थे। जुलाना के नंदगढ़ गांव के जो है ना बलवान नंबरदार बताते हैं कि लगभग 50 साल पहले तक रेखा के दादा मनीराम जिंदल और परदादा गंगाराम गांव में ही रहते थे, लेकिन गांव में उन्होंने उनकी दुकान भी हुआ करती थी। इसके बाद में जो है ना ये परिवार समेत सारे शिफ्ट हो गए, और इसके बाद में जो है ना ये यहाँ पे धीरे धीरे जो है ना दिल्ली की तरफ रुख किया था इनके परिवार ने। इनके पिता बैंक मैनेजर बने तो दिल्ली शिफ्ट हुए थे। 1972-73 में बैंक में मैनेजर बने तो उनकी बदली दिल्ली हो गई थी। बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे इनके पिताजी, जय भगवान इनका नाम था। इसी वजह से रेखा की स्कूल की पढ़ाई से लेकर ग्रेजुएशन और एलएलबी की पढ़ाई दिल्ली में ही हुई है। रेखा की साल 1998 में स्पेयर पार्ट्स कारोबारी मनीष गुप्ता के साथ में शादी हुई थी। 1992 में दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में ग्रेजुएशन और एबीवीपी से जुड़ी। 1995-96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी बनी। 96-97 में डीएएसयू की प्रेसिडेंट बनी। इसके साथ ही आरएसएस से भी जुड़ गई, और 96-97 के डीएएसयू की प्रेसिडेंट बनी। साथ ही आरएसएस के साथ कनेक्ट होने के बाद 2003-04 में भाजपा महिला मोर्चा की सचिव, 5-6 में राष्ट्रीय सचिव बनी। 7 में दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा से नगर परिषद में पार्षद चुनाव जीता। 17 में भाजपा महिला मोर्चा की स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी रही। 10 में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर अवार्ड मिला। दिल्ली दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रही है। उसके बाद में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में इसी सीट से हार रही थी, शालीमार बाग सीट से। आम आदमी पार्टी को इस बार हरा दिया इन्होंने। और इसके अलावा जो है ना इन्होंने वैसे 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा। पहली बार जो है ना 11,000 वोटों से हार गई थी, और दूसरी बार आम चुनाव जब हुए थे उसमें लगभग 4,500 वोटों से हारी, और इस बार ये जीत गई है। इनका जन्म 19 जुलाई 1974 को हुआ है, ये याद रखना आप लोग, 19 जुलाई 1974 को।
और 5.3 करोड़ की इनके पास टोटल संपत्ति है। इनकम सोर्स वकालत है इनका, 1.2 करोड़ की देनदारी भी है इन पे, और खुद के पास कार नहीं है। पति के नाम पे SL6 कार है। दिल्ली की रोहिणी में विधायक का 30 लाख का घर है। शालीमार बाग में रेखा के नाम पे 2 करोड़ का घर है। LLB, MA, MBA, BCom, ये सब इनके पास डिग्री है। ये इनका पूरा परिवार है, ठीक है ना। इनके बेटे का नाम निकुंज है, बेटी का नाम हर्षिता है, और पति मनीष गुप्ता है। इनका पूरा परिवार। इनकी शादी हुई थी 28 तारीख को, ठीक है ना, 28 जून 1998 को। सर आप तो पूरी कुंडली निकाल लाए इनकी। हाँ, ये शादी की फ़ोटो भी निकाल लाया मैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इनकी बहन का नाम है मृदुल्ला, उनकी बहन के साथ में भी फ़ोटो है ये, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है हमारे पास में वो क्या रहेगा, हरियाणा में कौन राज्यसभा सांसद एशियाई संसदीय सभा के 15वें सेशन में भाग लेने के लिए अजरबैजान के बाकू में पहुंची है। अजरबैजान के बाकू में पहुंची है, तो उनका जो नाम है, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है, ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, तो उनका नाम है किरण चौधरी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, किरण चौधरी। ये हरियाणा से राज्यसभा सांसद है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, एशियाई संसदीय सभा जो है इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका जो अध्यक्ष है वो है मुस्तफ़ा सेंटॉप है। प्रधान सचिव का नाम मोहम्मद रजा मजीदी है, और ईरान में जो है ना इसका तेहरान के अंदर जो है ना ये इसका एक ऑफिस है। और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी एशियाई संसदीय सभा के 15वें सेशन के अंदर भाग लेने के लिए अजरबैजान के बाकू में पहुंची है, और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से पूरी दुनिया में भारत का जो है ना वो जिक्र किया। पूरे भारत को इन्होंने जो है ना रिप्रेजेंट किया। और इसके अलावा जो है ना इसमें टोटल 43 मेंबर्स का ग्रुप है ये। इसमें बेसिकली संसदीय ये क्या करते हैं, ये ना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और के साथ साथ कल्चरल जो एक्चुअली पार्टिसिपेशंस होता है ना उसके ऊपर ये काम करते हैं। के साथ साथ ये सोशल डेवलपमेंट पे और के साथ साथ इकोनॉमिक और पीस डेवलपमेंट पे भी फोकस करता है ये वाला जो संगठन है ये, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रख लेना आप लोग। और आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? बताइए, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू।